हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एग्री एडिक्ट। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 3 ऑफ आवर वीकली मॉक टेस्ट डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने मोस्ट जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वी हैव कवर्ड दोज टॉपिक्स। तो अगर किसी बच्चे ने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो ठीक इसी वीडियो के नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं और वहाँ से लिंक प्रेजेंट्स हैं। यू कैन वॉच दोज 2 वीडियोस बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। और अगर आपने वीडियोस देख लिए देन यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमारे जीआईएस जीपीएस में, राइट। इसी के साथ प्रिसीजन फार्मिंग भी हम इसमें देख लेंगे और आपके अदर 2 टॉपिक्स, दीज आर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो आज हम थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स लेंगे, है ना। तो इससे जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके आईसीआर पीजी में बन सकते हैं इस साल, वी हैव मेंशन्ड दोज, ओके। सो इस लेक्चर को ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस इस लेक्चर से आपसे बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीज़न का आपके पास क्वेश्चन है, तो एकदम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है आपका, जो है काफ़ी ज़्यादा पोर्शन, अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन जो है प्लांट फिजियोलॉजी आएंगे, राइट। इजी क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं आते, राइट। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। कैम प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट, राइट। कैम प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, है ना। C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स, वैसे आपके एक कैम प्लांट्स होते हैं। रीज़न क्या दिया इसका? इट मिनिमाइजेज वाटर लॉस अंडर द एरिड कंडीशंस, राइट। तो मेरे को एक बात बताओ, कैम प्लांट्स जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? टू अडेप्ट इन ड्राई सिचुएशंस, है ना, एरिड कंडीशंस में। जैसे कि आपके कैक्टस हो गया, राइट, इट कैन अडेप्ट इन दिस एरिड कंडीशंस। तो कैम प्लांट्स कैसे अडेप्ट करते हैं? कैम प्लांट्स ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट, राइट। तो स्टोमेटा से आपको पता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस इज देयर। तो वाटर लॉस जो होता है आपके जो नॉर्मल प्लांट्स हैं, दे कैन ओपन द स्टोमेटा एट डे, है ना। तो उससे ज़्यादा क्या होगा? वाटर लॉस होगा। यही बात जो है दैट इज ऑपोजिट इन दीज कैम प्लांट्स। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ नाइट में अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे, डे में स्टोमेटा क्लोज रहेगा, राइट। इसी वजह से दीज प्लांट्स हैव द you can say adaptability to these arid conditions, right. So these open the stomata at night, it is very right. It minimizes the water loss under the arid conditions. तो ये जो लाइन है, it explains the your this assertion, है ना। तो this is also correct. So आपका आंसर क्या आ जाएगा? Both A and R are true. R is the correct explanation of this A, right. तो इस पिक्चर में भी एक आपको कैम प्लांट का एग्जांपल दिया है, राइट। दीज कैम एडेप्टेशंस हेल्प्स इन कंजर्विंग वाटर थ्रू द नॉक्टर्नल गैस एक्सचेंज। नॉक्टर्नल कौन से हो गए? जैसे कि अभी आप सारे नॉक्टर्नल बने हो, है ना, रात को पढ़ते हो, वैसे ही क्या है, दीज कैम प्लांट्स दीज ओपन देयर स्टोमेटा एट नाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन आपका आप किससे आ गया? C4 प्लांट से क्वेश्चन आ गया। तो क्या क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। C4 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट अंडर हाई लाइट एंड टेम्परेचर, राइट। एक जो स्टेटमेंट है, दीज C4 प्लांट्स क्या है? दीज आर मोर एफिशिएंट अंडर द हाई लाइट एंड द टेम्परेचर। रीजन क्या दिया इसका? दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन यू ऑल नो इट इज अ वेस्ट प्रोसेस, है ना। तो फोटो रेस्पिरेशन आपके कौन से प्लांट्स में आएगी? इट कम्स अंडर योर C3 प्लांट्स, राइट। C3 प्लांट्स। तो थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे आपकी फोटो रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है? अगर आप एक सिंपल लीफ का स्ट्रक्चर बनाओ, लाइक ये आपका एक लीफ है, तो लीफ में भी टॉप का लेयर लेते हैं ना, एपिडर्मल सेल्स। दीज आर द एपिडर्मल सेल्स, राइट। ये आपके कोई सेल्स हैं, थोड़ी सी इसमें स्पेस बना देते हैं स्टोमेटा दिखाने के लिए, राइट। स्टोमेटा यहाँ से आपका गैसेस एक्सचेंज होगा, राइट। तो फोटो रेस्पिरेशन में जो आपका एक यू कैन से एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व, दैट इज योर रूबिस्को एंजाइम। तो आपको पता है रूबिस्को कैसा एंजाइम है? ये ऑक्सीजन को भी पकड़ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी पकड़ सकता है, सिंपल, है ना। तो डबल थोड़ा वैसा दोगला व्यवहार करता है, ऑक्सीजन को भी पकड़ लेगा, CO2 को भी। तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है? योर CO2 इज इन एक्सेस, है ना। CO2 जो है वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है इन योर आपके प्लांट्स के एरियाज के पास। तो CO2 इज इन एक्सेस। तो क्या करेगा रूबिस्को? जब CO2 के साथ इसको पकड़ लेगा CO2 को, है ना, तब तो आपकी चलो नॉर्मल C3 साइकिल चलेगी। लेकिन कुछ कंडीशंस कभी कभार ऐसी बन जाती हैं जब आपका ये रूबिस्को
ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, अपना हिसाब किताब ही सेट कर लेता है ना। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन के साथ इसको अटैच करेगा तो व्हाट विल हैपन, योर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस विल स्टार्ट, एंड दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, दिस इज अ वेस्ट प्रोसेस, राइट। तो इसके साथ जैसे इसने बॉन्डिंग बना ली तो कौन सी आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन, राइट। तो इस दिस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, दिस इज अ वेस्ट प्रोसेस, और ये प्रोसेस आपकी C3 प्लांट्स में होगी, वेयर एज योर C4 प्लांट्स। अब C4 प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस करते हैं, राइट। तो ये आपका रुबिस्को एंजाइम, दिस इज प्रेजेंट इन योर बंडल शीट सेल्स इन दिस योर C4 प्लांट्स, राइट। तो आपका जो आपके टॉप पोर्शन में आ जाते हैं, यहाँ पे मीजोफाइल सेल्स आ जाते हैं, और जो आपका ये रुबिस्को है इसको कौन ले जाते हैं नीचे, बंडल शीट सेल्स, राइट। ये मैंने बना दिया बंडल शीट सेल्स, और यहाँ पे आ गया रुबिस्को, राइट। तो अगर तो अब क्या होता है, यहाँ पे रुबिस्को के पास क्या जाएगी, CO2, राइट। तो ऑक्सीजन जो है अब यहाँ पे ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं रहा ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो अब प्लांट्स के ऊपर है, प्लांट्स ने कुछ ऐसा मॉर्फोलॉजी में चेंज करा कि अब रुबिस्को के पास ना चाहते हुए भी हमेशा क्या जाएगा, CO2, और दैट इज वाई आपकी C4 प्लांट्स में ये वेस्ट प्रोसेस नहीं होती है, और दैट इज वाई आपकी C4 प्लांट्स की यील्ड इज जनरली हाइयर, राइट। इसी वजह से हम क्या करते हैं, आजकल जो आप हमारे ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स चले हैं, वी आर डूइंग लाइक C3 प्लांट्स को C4 में कन्वर्ट करना है ना। देयर आर सम वैरायटी, जैसे राइस आपका C3 प्लांट है, तो वी आर कन्वर्टिंग दो C3 वेराइटीज इनटू द C4 प्लांट्स। और अगर आप एग्जांपल लो C4 प्लांट्स का, लाइक योर मेज, है ना, मेज आ गया, शुगर केन आ गया। मेज, वाई मेज इज नोन एज द क्वीन ऑफ सीरियल्स, ड्यू टू दिस C4 नेचर। C4 नेचर है, दैट इज वाई उसकी यील्ड इज वेरी मच हाई, राइट। कैसे हाई होती है, ड्यू टू दिस एब्सेंस ऑफ दिस फोटो रेस्पिरेशन। So these both assertion reason, these are correct, and this reason is the correct explanation of this assertion. Okay. The first stable product of the Calvin cycle. तो आई होप ये क्वेश्चन तो सबको आ जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सबके देखते हैं। तो कैल्विन साइकिल, दिस इज योर C3 साइकिल। तो 3 कार्बन प्रोडक्ट कौन सा है आपका, दिस इज द PGA, है ना, फोस्फो ग्लिसरेट, 3-phosphoglycerate, PGA is the first stable compound formed during this Calvin cycle. अच्छा, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं, है ना। हमने ये थोड़ा कंसेप्चुअली बेस्ड है। पढ़िए दोनों स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इन अ सिस्टम, लोअर द काइनेटिक एनर्जी और द वाटर पोटेंशियल, है ना। तो क्या बोला इसने, ध्यान देने की यहाँ बात है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, है ना। तो जितना ज़्यादा बोला है इसमें पानी होगा आपके सिस्टम में, उतनी ही कम लोअर द काइनेटिक एनर्जी और द वाटर पोटेंशियल। अब हमने क्या देखा था कि मान लो ये आपका कोई सिस्टम है ना। तो एक सिस्टम है, इसमें आपका प्योर वाटर है, दिस इज द प्योर वाटर, और एक हमने कुछ सिस्टम ऐसा लिया विच इज हैविंग सम सोल्स, राइट। यहाँ पे ये वाटर है और इसके साथ देर आर सम सोल्स ऑल्सो, ये इसमें सोल्स हमने बना दिए। तो अब क्या होगा इसमें देखो, है ना, ये आपका सोल्ट प्लस वाटर। अब क्या होगा इस सिस्टम में, ये फर्स्ट है, दिस इज सेकंड। अब मेरे को बताओ इसमें किस सिस्टम की यू कैन से द पोटेंशियल किस में ज़्यादा होगा, वाटर का पोटेंशियल। तो पहला देखो, तो वाटर कैन ईजिली मूव, सोर्स तो इसके पास नहीं है ना, कोई इसमें कोई हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा मूव करने के लिए। तो इट इज हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी टू मूव, जिसको कि हम बोलते हैं पोटेंशियल। इट इज हैविंग द हाईएस्ट पोटेंशियल, और यू कैन से हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, राइट, हाईएस्ट पोटेंशियल। अच्छा सर, ये कितना होता है पोटेंशियल, ऑलवेज रिमेंबर प्योर वाटर का पोटेंशियल आएगा दैट इज 0, 0 कितना, 0 बार, 0 मिली पास्कल, यू कैन से, राइट, 0 बार या 0 मेगा पास्कल। ओके। अब आपने क्या करा, इसमें सोल्ट्स ऐड कर दिए। अब सोल्ट जैसे ही आप ऐड करोगे तो वाटर क्या करेगा, रास्ते में आप जैसे वाटर चला है तो आगे ही आगे सोल्ट्स आ गए आपके, है ना। तो वाटर क्या मूव नहीं कर पाएगा इजिली, राइट। तो ये जो आपका पोटेंशियल होगा इट विल डिक्रीज, है ना। तो कैसे डिक्रीज होगा, ये आपका नेगेटिव साइड में जाता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो 0 से पीछे क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। मान लो -1 आ गया, -2 आ गया, -3। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम, है ना, ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसे मान लो यहाँ पे सोर्स है, अगर मैं क्या करूँ, वाटर ऐड करता जाऊँ और वाटर ऐड करता जाऊँ, करता गया, तो एक कंडीशन क्या आएगी कि इसकी जो आपका द लोअर द काइनेटिक एनर्जी और द वाटर पोटेंशियल, है ना, तो
जैसे वाटर ऐड करूंगा तो वाटर ऐड करने पे आपका पोटेंशियल कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स द हाइयर साइड, है ना। ये आपकी ये जीरो है, ये आपकी नेगेटिव साइड है ना, ये आपकी पॉजिटिव, और यू कैन से हाइयर साइड। जैसे जैसे मैंने वाटर ऐड करा ये आपका जीरो की तरफ जाएगा, ऑल द वे जीरो से आगे नहीं जाएगा, है ना। तो इतना सा है ना, या तो लेस देन जीरो या तो जीरो। तो ये क्या करेगा, अगर यहाँ पे है फिलहाल के लिए और मैंने पानी ऐड करा तो कहाँ जाएगा, इस साइड को जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव साइड, मतलब पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है इट विल डिक्रीज, है ना, लोअर बोल रहा है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये यहाँ क्या आएगा, हाइयर आएगा। अगर वहीं इस स्टेटमेंट में वाटर की जगह बोल दिया जाता आपसे सोल्स, सोल्स ज़्यादा ऐड कर दिए, तो ये स्टेटमेंट फिर करेक्ट रहती, राइट। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड पढ़ते हैं, प्योर वाटर हैज़ द लोएस्ट वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर हैज़ द लोएस्ट वाटर पोटेंशियल। तो अभी हमने देखा प्योर वाटर इट इज हैविंग द हाईएस्ट पोटेंशियल, मतलब प्योर जितना है उतना ही ज़्यादा उसमें एनर्जी है मूव करने की, राइट। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, राइट। तो बोथ ऑफ these statements are incorrect, b should be the right answer for this question। ओके, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम ये वाला क्वेश्चन इसमें, बिकॉज जो आपके न्यूट्रिएंट्स का जो अपटेक है ना, न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं प्लांट्स, थ्रू दीज कंसेप्ट्स, राइट, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स किससे फ्लो करेंगे, ऐसे तो नहीं हवा से जा रहे हैं, देयर इज समथिंग कैरियर ना, दिस कैरियर इज योर वाटर। ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ द CO2 फिक्सेशन बिकॉज ऑफ, बता दो। शुगर केन का भी हमने एग्जाम्पल देखा था, किसका एग्जाम्पल है, ये आपका C4 प्लांट्स का। और C4 साइकिल क्या बोलते हैं इसको, केल्विन बोलते हैं, नो दिस इज योर C3 हैच एंड स्लैक साइकिल, है ना, हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच एंड स्लैक साइकिल, दिस इज योर C4, दैट इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको मिस नहीं करना, सिंपल बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखो, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नाउ आपके अब क्वेश्चंस आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, है ना, हमने बार बार जो आपकी प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस करे थे, PYQ की डिस्कशन करी थी 2024 में, वहाँ भी हमने इस प्रिसीजन फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग, GIS GPS वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ आपसे कि यू हैव सम नॉलेज, राइट, तो उसी बेस पे थोड़ा स्पीड से करेंगे। एक्टिव रिमोट सेंसिंग कैन ऑल्सो वर्क ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड क्लाउडी वेदर। एक्टिव सेंसर्स emit their own source of energy। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, दो हमारे पास हैं, दैट इज दीज आर द एक्टिव, और एक आपकी आ गई पैसिव। तो जैसे कि प्लांट्स के केस में रहता है एक्टिव एंड पैसिव, है ना, एक्टिव नीड्स एनर्जी, वेरएज पैसिव तो किससे आपका ग्रेडियंट से हो जाता है इजीली, है ना, हाइयर टू लोअर या लो टू हाइयर, सॉरी हाइयर टू लोअर। तो एक्टिव में क्या आएगा, इट हैज इज ओन एनर्जी, है ना, जो इसका एनर्जी सोर्स है ये खुद से क्या करता है, इट एमिट्स द एनर्जी, और यू कैन से एमिट्स द सिग्नल्स, एमिट्स द एनर्जी। ठीक है, तो ये सिग्नल भी खुद भेजेगा और रिसीव भी क्या होगा, खुद होगा। वेयर एज पैसिव में इट रिलाइज ऑन अदर सोर्सेज, जैसे कि आपका सनलाइट आ गया, राइट। तो कुछ आपकी कुछ सैटेलाइट्स हैं, मान लो जो सनलाइट से ही चल रही है ना, तो दे कैन ओनली सेंड द डाटा टू द अर्थ ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि सन तभी आएगा वहाँ पे, है ना, तो सन की वजह से ही दे आर वर्किंग, तो दे कैन वर्क ओनली डे टाइम। बट फिर हमें क्या दिक्कत आने लगी, तो डे टाइम में तो काम बन जा रहा था हमारा, नाइट में नहीं बन रहा था, तो नाइट के लिए क्या करा हमने, कुछ एक्टिव सेंसर्स या फिर एक्टिव योर दीज रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें कि दिन में भी हमारा काम हो जा रहा है, रात में भी हमारा काम हो जा रहा है, राइट। तो दीज एमिट्स द ओन एनर्जी, और यू कैन से ओन सिग्नल्स, दीज वर्क बोथ डे एंड टाइम। तो यहीं पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, कैन ऑल्सो वर्क ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड क्लाउडी वेदर, राइट। तो दिस ए स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट। Active sensors emit their own source of energy, right, so these emits their own source, है ना, it does not rely on the other sources like sunlight, this statement is also correct, and this explains, right, this reason is the correct explanation of this assertion, A is right answer। Next, vegetation indices like NDVI rely on which spectral bands, है ना, तो आपके पास स्पेक्ट्रल बैंड्स दिए हैं, रेड NIR, ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड NIR SWIR। तो इसमें पूछा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, वेजिटेशन इंडिसेस, है ना, तो वेजिटेशन इंडिसेस से क्लियर है ये किस लिए यूज होगा, आपकी वेजिटेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, है ना। तो NDVI का क्या काम है, सिंपल सा है, एक बार इसकी फुल फॉर्म देख लो, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, है ना। तो होता क्या है, इट इज यूज इन योर रिमोट सेंसिंग।
तो रिमोट सेंसिंग से जैसे यू आर यूजिंग दिस NDVI, मान लो यहाँ पे कोई सरफेस है, राइट, यहाँ पे आपके पेड़ वगैरह लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्रीनरी है पूरी, राइट, थोड़ा इसको ग्रीन से बनाते हैं, ग्रीनरी है तो, है ना, दिस इज टोटल ग्रीनरी हेयर। और यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है, देर आर थोड़ा बंजर इलाका है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, देर आर नो ट्रीज। तो होगा क्या, जैसे ही आप क्या करोगे एंड यू आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी NDVI, तो व्हाट विल हैपन, जहाँ जहाँ पे आपकी ग्रीनरी दिखेगी, है ना, ये ग्रीन सरफेस दिखेगा, वहाँ पे क्या होगा, इट विल शो द हाइयर वैल्यूज नियर टू +1। इसकी रेंज कितनी है, -1 टू +1, -1 से +1। तो जहाँ जहाँ ग्रीनरी होगी इसकी कितनी वैल्यू आएगी, +1 के पास, राइट। कैसे वैल्यू आती है, ड्यू टू दीज एमिशंस, है ना, रेड। तो इसमें कौन से आपके दो एमिशंस यूज होते हैं, एक आपका NIR। व्हाट इज NIR, दिस इज नियर इंफ्रारेड, और आपका ये रेड। नियर इंफ्रारेड मतलब आपका एक इंफ्रारेड आता है, एक आपका रेड आता है ना। तो नियर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के ही पास, राइट, जैसे नियर इंफ्रारेड आ गया, फार इंफ्रारेड आ गया। तो NIR दिस इज यूज्ड इन दिस NDVI। तो कौन सा आएगा इसमें, NIR एंड रेड। तो पीछे अगर देखें हम तो ऑप्शंस में वी हैव रेड एंड दिस NIR, सो A शुड बी द राइट आंसर। और कुछ बातें हमारे NDVI के बारे में, वैल्यूज 0 और -1, जैसे जैसे वैल्यूज या तो 0 होगी या तो -1 होगी, सिंपल सा है, बैरन एरिया आ जाएगा, है ना, स्लो आ सकता है, वाटर आ सकता है। तो ग्रीन वेजिटेशन क्या करेगी, इस वैल्यू को +1 के पास ले जाएगी, राइट। बैंड्स कौन से यूज करते हैं NIR में, कितने वेवलेंथ का, वी आर यूजिंग 750 टू 900 नैनोमीटर। रेड में वी आर यूजिंग 620 टू 750 नैनोमीटर। यूज फॉर द बायोमास एस्टिमेशन, किसी जगह का, मान लो फॉरेस्ट का, अगर हमें कोई सर्वे करना है ना, कितने इसमें पेड़ हैं, कितना इसमें बायोमास एस्टिमेशन है, राइट। कार्बन का अगर कुछ हमें पता करना है, वी कैन डू वेजिटेशन विगर, ग्रीन एरिया डिटेक्शन, कैनोपी स्टेटस, राइट। एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका GNDVI, जिसमें कि हम क्या मेजर करते हैं, ग्रीन NDVI। एंड ग्रीन NDVI नाम से क्लियर है, ग्रीन इज फॉर दिस क्लोरोफिल, तो इट इज मोर सेंसिटिव टू द क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, राइट। तो क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन किसी जगह हमें फाइंड आउट करनी है, वी कैन यूज दिस GNDVI। तो ग्रीन है तो इसमें कौन सा बैंड होगा यूज, दैट इज ग्रीन, है ना, NIR माइनस ग्रीन, NIR प्लस ग्रीन, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस NDVI। देन आपका सोइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स, राइट। तो इस दिस इज कॉमनली यूज्ड वेयर वेजिटेशन कवर इज स्पार्स, है ना, जहाँ पे ज़्यादा आपकी वेजिटेशन नहीं है। NDVI टू मिनिमाइज द सोइल ब्राइटनेस इफेक्ट, ओके, सो दिस इज यूज्ड वेयर योर, जनरली आपके सोइल के फीचर जहाँ पे आपको जानने हैं, यू कैन यूज दिस सोइल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स। एक और आपके आ जाती है फोटोकेमिकल रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स, PRI इसको बोलते हैं। ये क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट्स अ लाइट यूज एफिशिएंसी, इट इज रिलेटेड टू द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। और अगर आप से पूछा जाए, देयर इज NDRE, राइट। तो दिस इज यूज, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, कैनोपी में, अगर आपको क्लोरोफिल फाइंड आउट करना है, देयर इट इज यूज, राइट। EVI एनहांस वेजिटेशन इंडेक्स, तो दिस इज इम्प्रूव्ड ओवर NDVI इन द हाई बायोमास, जैसे कि आपके फॉरेस्ट के एरियाज आगे, है ना, डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे भी आएंगे, यू कैन यूज दिस EVI, राइट। फिर एक आपकी सिंपल रेशियो है, दिस इज NIR डिवाइडेड बाय रेड, है ना, जनरल बायोमास के लिए यू कैन यूज दिस। तो NIR डिवाइडेड बाय रेड, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दीज इंडिसेस। तो हमने कुल मिला के वी हैव कवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 इंडिसेस, राइट। तो कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, फ्रॉम दीज, या तो फॉर्मूलाज या तो फ्रॉम दीज रेंजेस, है ना। तो जनरली आपका NDVI से क्वेश्चन आया, इसकी रेंज से याद रखना, -1 टू +1 इज द रेंज। +1 है तो अच्छी बात है, -1 है तो मतलब नहीं है कुछ भी वहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अबाउट द GPS सिस्टम। तो GPS सिस्टम पढ़ो पहली लाइन, इट नीड्स सिग्नल फ्रॉम एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स फॉर द 3D पोजिशनिंग, है ना। तो इसने क्या बोला है कि 3 सैटेलाइटें चाहिए, है ना। यहाँ पे मान लो ये एक सैटेलाइट मैंने बना दी, ठीक है, दिस इज द 1 सैटेलाइट, एक और सैटेलाइट बना दी मैंने, और एक और बना दी। तो क्या ये 3 सैटेलाइट मेरे को दे देंगे 3D पोजिशन, दिस इज रॉन्ग, है ना। 3 सैटेलाइट क्या करती हैं, दे कैन ओनली गिव द 2D पोजिशन, ठीक है। तो 3D नहीं आएगा, 2D। फॉर 3D पोजिशन यू नीड एटलीस्ट हाउ मैनी, 4, है ना। ऐसे सिखाया था ना कि 3D चाहिए तो 3 से एक ज़्यादा, दैट इज 4 सैटेलाइट्स आर नीडेड फॉर दिस, है ना। डायरेक्ट लाइन्स हैं, ये आपकी बुक्स में मैंशनड है। तो फ्रॉम देयर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो 4 सैटेलाइट्स या फिर 4 से ज़्यादा, 4 भी हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, राइट, 4 और मोर देन
4, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिस इज इनकरेक्ट। अगर फर्स्ट इनकरेक्ट होगी तो आपका एक फर्स्ट ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, 2 एंड 3 मतलब एक ही ऑप्शन रहा है, राइट। तो दिस शुड बी योर अप्रोच टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। एक भी आपको अगर जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, तो सिंपल क्या करो, एक्सक्लूड दीज ऑप्शंस। फिर जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा, एक बार चेक कर लो कि सही आया कि नहीं आया। GPS satellites orbit in medium Earth orbit, MEO. We have discussed, right? There are 3 types of orbit. एक आपके लो ऑर्बिट्स होते हैं, मीडियम होते हैं, हाई होते हैं। लो में मतलब हमने सैटेलाइट को ज़्यादा दूर नहीं भेजना है ना, तो ज़्यादा दूर नहीं भेजना, तो क्यों नहीं भेजना, ताकि हम ग्राउंड की एक अच्छी फ़ोटो ले सकें। तो हाँ, ज़रूरत पड़ेगी फ़ोटोज़ की रिमोट सेंसिंग जैसे चीज़ों में, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट आते हैं। तो मीडियम में आपके कौन से आ जाते हैं, योर GPS, राइट। तो GPS को कहाँ भेजते हैं, ना तो ज़्यादा दूर ना तो ज़्यादा पास, राइट। कितना ऑर्बिट है मीडियम है सर, तो वैल्यू भी होगी कुछ की, वैल्यू है 20185 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट। एंड इन सम बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन एज 2200 किलोमीटर, है ना, 20,200 किलोमीटर मैंशन है। तो प्रिसाइजली अगर बात करें एकदम एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू, ओके। तो यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज। और एक आपका हाई आ गया। तो हाई में कौन सी जाती हैं आपकी, जो बड़ी दूर भेज देते हैं, दीज आर योर जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो वो सैटेलाइट जो आपको आज अगर अभी देखोगे, है ना, मान लो कहीं आपको एक पर्टिकुलर आपके घर के ऊपर से आपको दिखती है उसी जगह में, है ना, जब मर्जी देख रहे हो वो सैटेलाइट वहीं आपको दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वो सैटेलाइट लटका दी है किसी ने। तो दीज सैटेलाइट्स दीज आर नोन एज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, राइट। बिकॉज जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब विच आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। बिकॉज इनकी जो मूवमेंट, इसकी मूवमेंट होती है ना, रिवॉल्विंग स्पीड है, इट मैचेस द स्पीड ऑफ द अर्थ। जिस स्पीड से आपकी अर्थ मूव करती है, वैसे वैसे वहीं उसी प्लेस के ऊपर ये मूव करती रहती है, राइट। दैट इज वाई दीज लुक स्टेशनरी। कितने एंगल में होंगी ये, ऑलवेज रिमेंबर दीज आर 0 डिग्री टू द इक्वेटर, है ना। तो आपकी दो टर्म्स आती हैं आपकी, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस। बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में। जो आपकी जियो सिंक्रोनस है दैट इज अ बिगर टर्म, राइट। जियो सिंक्रोनस से आपने अर्थ बना दी, तो इसमें जियो सिंक्रोनस कौन सी होगी, मान लो ये आपके 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस में इट इज़ मूविंग, 36,000 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का भी सेम रहेगा, है ना। ये ऐसे आपकी जियो सिंक्रोनस आ गई। लेकिन अगर आपको जियो स्टेशनरी की पर्टिकुलरली बात करनी है, तो वो आपके एकदम 0 डिग्री में होगी, लाइक दिस इज योर जियो स्टेशनरी, है ना। इसको नहीं बोल सकता मैं इस वाली को, नो दिस इज नॉट ए जियो स्टेशनरी, ओनली दिस इज द जियो स्टेशनरी, right? So all geostationary satellites are geosynchronous, whereas not all geosynchronous are geostationary। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे लर्न कर लो, जियोसिंक्रोनस थोड़ी बड़ी चीज़ है, जियोस्टेशनरी उसी का एक बच्चा है ना। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ द जीपीएस इज बेस्ड ऑन द ट्रायल अल्टरेशन मेथड। ट्रायल अल्टरेशन का मतलब मेजरिंग द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सैटेलाइट्स, है ना। तो डिस्टेंस की मेजर करता है, और ओपन लूजली रेफर टू एज ट्राईएंगुलेशन। तो इसको कभी कभार एज लूज टर्म में ट्राईएंगुलेशन भी बोल देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो मेन टर्म क्या है इसकी, ट्राई अल्टरेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपका रास्टर एंड वेक्टर डाटा से आ गया। इन रास्टर डाटा मॉडल्स देर आर दीज फोर स्टेटमेंट्स गिवन, राइट। फीचर्स आर द पॉइंट्स एंड लाइंस। तो हमने रास्टर एंड वेक्टर डाटा मॉडल डिस्कस ऑलरेडी किया भी है, एक बार दोबारा कर लेते हैं, राइट। क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से हैं, राइट। तो वी आर जस्ट डूइंग सम मोर, तो ये आपके दो, अगर मैंने, या फिर मैं आप तीन बनाता हूँ, है ना, ताकि आपको क्लियरली समझ आए, राइट। दिस इज द दिस दीज आर द, यहाँ पे मैं बनाऊंगा रास्टर, यहाँ पे बनाऊंगा वेक्टर, लास्ट में मैं एक एक्चुअल इमेज बना देता हूँ, राइट। दिस इज एक्चुअल इमेज, राइट। तो थोड़ी ड्राइंग करी जाए। तो मैंने क्या बनाया, मान लो यहाँ पे जो है ट्री है, काफ़ी ज़्यादा ट्रीज आर देयर, ठीक है। तो इस टाइप के आपके ट्रीज होंगे, ठीक है। उसी के साथ एक नदी भी जा रही है, ये आपके पास प्रॉपर ऐसे पहाड़ों से नदी जा रही है ये, राइट। फिर यहाँ पे रोड भी जा रहे हैं आपके,
तो रोड को मैं वाइट से बना देता हूँ, हाँ, तो ये आपका रोड जा रहा है और यहाँ पे किसी का आपका ही घर है, ठीक है, दिस इज़ योर होम, राइट। तो ये आपने क्या करा, अपने कैमरा से फ़ोटो खींच ली, तो इस टाइप का कुछ आपके पास व्यू बन गया। तो अगर मेरे को इसी फोटो को दो मॉडल्स में डिस्कस करना है ना, तो किस किस में करना है? सबसे पहले सर मेरे इसको रास्टर में कर लिए जाए, तो रास्टर में इसको कैसे डिस्कस करूंगा? यहाँ पे अगेन आई विल मेक द लेयर्स फॉर दिस, है ना, एक लेयर में मैंने क्या कर दिया, दीज ट्रीज आई विल मेक, राइट। तो एक लेयर में मैंने इसको ट्रीज बना दिए, चलो ऐसे ऐसे मैंने ट्रीज बना दिए। तो आप देख रहे हो मैंने कैसे बनाया, ये ग्रिड फॉर्म में, है ना, ग्रिड या फिर पिक्सल्स की फॉर्म में मैंने बना दिए, राइट। ये आपकी एक लेयर आ गई। एक और लेयर मैंने बना दी किसकी, अब इस नदी की बना दी, है ना। तो इसको भी मैं कैसे बनाऊंगा, इस टाइप से आपकी नदी आ रही है कुछ, ये आपकी एक नदी आ गई, है ना। थोड़ा 3D में बनेगा ये, अभी आपको 2D लग रहा है ये। अगर मेरे को रोड बनाना है तो कुछ इस टाइप से मैंने रोड बना दिया, ठीक है। और आपका मैंने घर बनाना है, तो मैंने घर कैसे बनाया, ये कुछ इस टाइप से। तो आप देख पा रहे हो कि इन योर रास्टर मॉडल कैसी आपकी एक्चुअल इमेज ये थी आपकी, और बनी कैसी इमेज, इस टाइप की बन गई, है ना। तो ये किस टाइप की क्या क्या इसमें यूज हुआ, तो इसको एक बार देखो। एक तो इसमें आपको पिक्सल्स दिख रहे हैं, है ना, और पिक्सल से ही पूरा, अगर इसको कंबाइंड बोलें तो ग्रिड दिख रही है, राइट। तो इन रास्टर मॉडल ऑलवेज रिमेंबर क्या होते हैं, क्या बनते हैं आपके पास, या तो ग्रिड या तो पिक्सल्स, राइट। और जो रास्टर डाटा होता है, इट इज हैविंग द लार्ज साइज, है ना। जैसे आप फोटो खींचते हो किसी चीज़ की, तो कितने एमबीज में आ जाती है, 2-3 MBs में, वैसे ही रास्टर डाटा जो है इसका साइज जो है ग्रेटर है। वेक्टर की बात करो, अगर मेरे को इसी चीज़ को वेक्टर में डिनोट करना है तो मैं कैसे करूँगा? सिंपल है, काफ़ी सिंपल। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बनाएंगे, चलो नदी बना लेते हैं। तो वेक्टर में कैसे बनाऊंगा, ये ऐसे ऐसे मैंने एक नदी बना दी, सिंपल। पेड़ बनाने मेरे को तो कैसे बनाऊंगा, मान लो कि ये यहाँ पे आपका पेड़ है। घर बनाना है मेरे को आपका, ये लो, ये मैंने कुछ इस टाइप से आपका घर आ गया। और ये सड़क बनानी है तो कैसे बनाऊंगा, सिंपल, ये आप मैंने सड़क बना दी। तो यू कैन सी वेक्टर में कितनी कम इंफॉर्मेशन आई, है ना, आ गई कम। दैट इज वाई क्या क्या है सबसे पहले इसमें, चलो पेड़ हैं, तो पेड़ में थोड़ा मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये देखो ये मैंने बिंदु भी लगा दी बीच में, डॉट्स। अब मेरे को बताओ क्या क्या आ गया इसमें। तो सर सबसे पहले तो हमें ये डॉट्स दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं पॉइंट्स। तो वेक्टर डाटा में फर्स्ट चीज़ आपकी क्या आएगी, पॉइंट्स। और क्या दिख रहा है आपको, सर हमें तो लाइंस दिख रही है ये रोड की, तो क्या आ गया, लिखो लाइंस। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, सर ये आपने कुछ स्क्वायर सा बना दिया मेरे घर को, है ना, तो ये क्या है, दिस इज द पॉलीगन। तो ऑलवेज रिमेंबर आपके रास्टर और वेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वेक्टर डाटा, है ना। इसमें आप देखो कितनी कम इंफॉर्मेशन लग रही है, कम लग रही है ना, तो दिस इज द स्मॉल इन साइज। और सर आपने रास्टर डाटा थोड़ा सा मुश्किल बनाया, इसको थोड़ा टाइम लगा दिया बनाने में, वेक्टर तो आपने बड़ी जल्दी बना दिया। तो ऑलवेज रिमेंबर रास्टर डाटा इन योर रास्टर डाटा, कंटिन्यूस डाटा, दिस इज एफिशिएंटली प्रेजेंटेड, है ना। अगर कंटिन्यूस डाटा दैट इज एफिशिएंटली प्रेजेंटेड, बट अगर कंटिन्यूस नहीं है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं था, दैट इज नॉट एफिशिएंटली प्रेजेंटेड। तो एक लाइन यहाँ पे लिखी है, तो इसको यहीं पे क्लियर कर लेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए दीज आर द पॉइंट्स, रास्टर में आपकी ग्रिड्स आ गए, पिक्सल्स आ गए ना, लार्ज साइज आ गया, पॉइंट्स लाइंस पॉलीगन्स आपके वेक्टर में, एंड स्मॉल इन साइज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, इन रास्टर डाटा में इसके फीचर्स लिखे हैं, फीचर्स आर पॉइंट्स एंड लाइंस। तो क्या थे रास्टर के फीचर्स, दीज आर ग्रिड्स एंड पिक्सल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगी, दिस इज रॉन्ग। ए तो नहीं आएगा, कहाँ पे है ये, एक आपका इसमें है, इसमें भी है, और ऑल ऑफ द अबव में भी ये आ जाएगा। तो कौन सा आपका, एक ही ऑप्शन बचा, ओनली बी, राइट। तो चेक कर लेते हैं, तो बी तो आपका करेक्ट आ जाएगा। कंटिन्यूस डाटा इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, तो अगर कंटिन्यूस डाटा है ना, जैसे यहाँ पे थोड़े कंटिन्यूस नहीं था, बट अगर कंटिन्यूस डाटा है दैट इज एफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड इन दिस योर रास्टर। शार्प एजेस आर प्रेफर्ड, मेरे को बताओ रास्टर डाटा में शार्प एजेस बनते हैं क्या? शार्प तो एजेस यहाँ पे बन रहे हैं एकदम, यहाँ पे तो एकदम बस ये पिक्सल्स और ग्रिड्स बन रहे हैं, तो दीज शार्प एजेस, है ना। क्योंकि अगर आपका मान लो इस टाइप से कुछ पेड़ है ना, तो थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा,
तो ये शार्प नहीं है, एकदम ब्लंट से एजेस हैं, बट इन दीज एकदम ऐसे पूरे शार्प, ये आपका घर पूरा शार्प बन गया। तो ये भी किसका है, दिस इज द फीचर ऑफ योर वेक्टर, है ना, तो ये भी नहीं आएगा। स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट इज लो, नहीं ऐसी बात नहीं है, अब इतना ज़्यादा डाटा आ गया, स्टोरेज स्पेस और नेचुरल स्पेस ज़्यादा लगेगी तो लार्ज साइज आएगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो राइट आंसर क्या आएगा, ओनली बी इज करेक्ट, राइट। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस इन डिटेल। NDVI रेंज अभी हमने देखा, इजीली बता सकते हो आप, है ना, क्या रेंज आएगी इसकी, है ना, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताना है, व्हाट इज द NDVI रेंज। क्वेश्चन है आपका 16th, ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ द NDVI रिगार्डिंग GIS। अब आगे आपकी GIS की बात। वेक्टर डाटा यूजेस पिक्सल्स, अगेन वेक्टर रास्टर के मिक्स क्वेश्चंस हैं। वेक्टर डाटा यूजेस पिक्सल्स, वेक्टर डाटा यूजेस पिक्सल्स, अभी क्या देखा था हमने, पॉइंट्स, लाइंस, पॉलीगन्स, तो पिक्सल्स वगैरह कौन यूज़ करता है, आपका रास्टर। ये आपका इनकरेक्ट आ गया, 1 उड़ा दो, है ना। तो ऑप्शंस थोड़ा काफ़ी आपको आसान दिए हैं ऑप्शंस, ताकि जल्दी बन जाए क्वेश्चन, है ना। तो कौन सा आंसर आ गया, 2 and 3 ओनली। तो देखो सेकंड, रास्टर डाटा रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूस डाटा लाइक द एलिवेशन, ठीक है, रास्टर क्या करता है, कंटिन्यूस डाटा, है ना, अभी देखा कंटिन्यूस डाटा के लिए एफिशिएंट है ये, दैट इज राइट। पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स आर फीचर ऑफ द वेक्टर डाटा, राइट। तो सिंपल सा, अगर आप कुछ नहीं भी आता तो एटलीस्ट ये तो कर सकते थे ना आप, कि फर्स्ट में देखो इट यूजेस पिक्सल्स, और यहाँ पे लिखा है इट यूजेस दीज पॉइंट्स, लाइन एंड पॉलीगन, तो फर्स्ट एंड थर्ड कैन नेवर बी द इन द सेम ऑप्शन, तो फर्स्ट एंड थर्ड तो कहीं आ ही नहीं सकते, यहाँ भी नहीं आ सकता, है ना। फिर मतलब यू कैन चूज फ्रॉम दीज, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा दोगे, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ओके। तो बी शुड बी द राइट आंसर। GPS के बारे में अगेन, GPS is a navigation system based on a network of satellites that helps user to record positional information, latitude, longitude, elevation with an accuracy between 100 to 0.01 मीटर, है ना। तो GPS की भी एक एक्यूरेसी है, जो आप लोगों को GPS मिला है, ऑल तो अभी तो काफ़ी एक्यूरेट आ गया, राइट, लेकिन पहले क्या होता था, उतरना, मान लो आपने आपका घर यहाँ पे है, मान लो, उतर कहाँ जाते थे, थोड़ा से पीछे उतर जाओगे, राइट। अब तो कुछ ऐसा भी आ गया, एक्सीडेंट्स भी हो जा रहे हैं GPS की वजह से, है ना। GPS क्या कर रहा है, मान लो आपका कोई हाईवे बना है, यहाँ पे अभी बन रहा है हाईवे, बट बीच से क्या ब्रेक है, आप चले हो रात को गाड़ी लेकर, है ना, तो हाईवे से अगर ये ब्रेक है बीच से, तो यू विल जस्ट हाईवे से नीचे उतर जाओगे, है ना, तो इससे डेथ्स भी हो जाती हैं, ओके। तो इसकी एक्यूरेसी में एक थोड़ा कंसर्न है, दैट इज 100 to 0.01 मीटर। तो आपको कौन सी वाली मिलेगी, गरीब हो सारे आप, राइट, तो आपको मिलेगी 100 मीटर्स, है ना। और जो एक्यूरेट किसको मिलेगा, जैसे आपकी आर्मी वगैरह वाले हो गए, है ना, और नासा वगैरह, इन सबको क्या मिलेगा, थोड़ा एक्यूरेट मिलेगा, एकदम 0.01 मीटर, ओके। तो फॉर द सिविलियंस इट इज़ 100 एंड फॉर एक्सपर्ट पीपल्स 0.01, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। GPS इज अ नेटवर्क ऑफ 24 सैटेलाइट्स, तो वी हैव सीन ऑल्सो कि कितने ऑर्बिट्स होते हैं आपके, 6 ऑर्बिट्स आर देयर फॉर द GPS, हर एक ऑर्बिट्स में देर आर 4 सैटेलाइट्स, तो 4 सैटेलाइट्स तो मिलके कितनी बना देंगे ये, 6 4 ज़ा 24, तो 24 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें कि 21 आर इन यूज एंड 3 इन द स्पेयर। तो आपका बेसिक सा फंडामेंटल नॉलेज है GPS के बारे में, दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए शुड बी द राइट आंसर। हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वी हैव सीन, है ना, जियो स्टेशनरी दीज आर द हाई ऑर्बिट सैटेलाइट, जो दूर एकदम आपसे देख नहीं पाओगे आप। कितनी हाइट होती है इनकी, सिंपल सा क्वेश्चन, 36,000 किलोमीटर्स। अच्छा सर, ये 200 से 2000 किलोमीटर कौन सी आ जाएगी, तो ये आपकी आ जाएगी लो ऑर्बिट की, है ना, या फिर रिमोट सेंसिंग की आपकी स्पेसिफिकली 800 किलोमीटर्स है, तो ये आपकी जनरली पोलर सैटेलाइट्स की है। सर ये पोलर सैटेलाइट्स क्या, आप नया वर्ड ले आए, पोलर सैटेलाइट्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी सैटेलाइट कैसे मूव कर रही थी, ये आपकी अर्थ है, तो सैटेलाइट इज मूविंग लाइक दिस, है ना, अर्थ के ऐसे ऐसे साथ साथ में मूव कर रही है। लेकिन पोलर सैटेलाइट क्या करेगी, अलोंग द पोल्स, पोल्स आपके मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो पोलर सैटेलाइट कैसे मूव करेगी, इट विल मूव अलोंग द पोल्स, राइट, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से क्या करेगी, ये मूव करेगी ऐसे ऐसे, और अर्थ आपकी ऐसे ऐसे मूव कर रही है, और आपकी पोलर सैटेलाइट ऐसे ऐसे, ओके, नियर द पोल्स। और एक आपके पास टर्म आता है नियर पोलर सैटेलाइट, ना, एक आपके नियर पोलर, तो पोलर सैटेलाइट्स आपकी 90 डिग्री इंक्लिनेशन विद द पोल्स, बट नियर पोलर क्या करती है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन आगे पीछे हो जाता है, इसीलिए हमने वर्ड क्या लगा दी, नियर, मतलब पोलर तो है पर थोड़ा
आगे पीछे हैं तो नियर है, मतलब पोल्स के थोड़ा सा इंक्लिनेशन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो कितना इनका, ये भी आपके लोअर अर्थ में जाती हैं जनरली 200 to 2000 किलोमीटर्स। ओके, तो जियो स्टेशनरी का 36,000, दिस इज द राइट आंसर। वेरिएंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन आपका क्या है, ये दीज आर द मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन, है ना। डिस्पर्जन मतलब कितना डाटा आपका डिस्पर्स है। तो क्या पढ़ते हो, एक तो आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हो, है ना, कि कितना डाटा आपका थोड़ा सेंटर की तरफ जा रहा है और इसमें कितना वेरी है डाटा। मान लो मेरे मार्क्स 4 आए, मेरे दोस्त के आगे 6 मार्क्स, एक के 8 आ गए, है ना, एक के आपके 10 आ गए, चलो एक और ले लेते, 12 भी आ गए किसी के। अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालूँ तो सेंट्रल में क्या निकालूंगा, या तो मीन निकाल दूंगा, मीडियन, मोड, है ना, ये सारी चीज़ें निकाल दूंगा, रेंज निकाल सकता। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, 8 आ गए, सेंट्रल की तरफ जा रहा हूँ। बट अगर मेरे को वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें निकालनी है तो क्या बोलूँगा मैं, कितना डाटा वेरी कर रहा है। जैसे 4 और 6 में कितना डिफरेंस है, 2 मार्क्स का, गेन इसमें भी 2, 2 का, तो कितना वेरी करा डाटा, है ना, 2 से वेरी करा, राइट। तो वेरिएंस क्या आ जाएगा इसका, लाइक बाइज 2, राइट। तो इसी हिसाब से आपका वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑलवेज रिमेंबर योर वेरिएंस दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, राइट। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या करोगे आप, जैसे कोई वैल्यू मान लेता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की 4 मान ली मैंने, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितना गिवन है 4, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर इज 16। फर्स्ट स्टेटमेंट, वेरिएंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ वेरिएंस 16 है, एस डी 4 है, क्या स्मॉलर है इसमें, एस टी इज स्मॉलर, यहाँ पे उल्टा लिखा है, राइट, दिस असर्शन इज रॉन्ग। अब आपका असर्शन रॉन्ग हो गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाँ। तो ऑलवेज रिमेंबर इन दीज असर्शन रीजन, अगर कोई स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है तो सिंपल सा एक ही उसका फिर आंसर बचे। जैसे असर्शन रॉन्ग हो गया तो रीजन पढ़ने की जरूरत है आपको क्या, नहीं है ना, क्योंकि क्या जाएगा, अगर दिस इज फॉल्स, सिंपल आर इज ट्रू, राइट। तो रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में। दिस इज द ट्रिक और यू कैन से द अप्रोच टू डू दीज क्वेश्चंस। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल सही बात है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। वेरिएंस इससे इक्वल टू आ गया स्क्वायर ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द स्टैंडर्ड क्राइटेरियन फॉर, बताओ भाई क्या होता है बीओडी, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड, ब्लड में करते हैं हम, यहाँ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं और ब्लड में पहुंच गए आप, एमबीबीएस। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, पोल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। तो क्या आ जाएगा इसमें, दिस इज द पोल्यूशन एसे, है ना, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, गलत, ये भी गलत। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द हाई एल्टीट्यूड, ट्रैकिंग तो कर नहीं रहे हम, क्या आ जाएगा, पोल्यूशन एसे इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा सर ये बीओडी अब होती क्या चीज़ है, राइट। तो ये क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो कि आपका पोल्यूटेड कोई वाटर है ना, तो उसमें कितनी आप कितनी ऑक्सीजन चाहिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन दैट गिवन वाटर सैंपल। जैसे कि एक आपके पास प्योर वाटर ले लिया मैंने, बड़ा अच्छा, है ना, बढ़िया बिस्लेरी का पानी है, और एक आपने क्या ले लिया, पोल्यूटेड वाटर। अब मेरे को बताओ बीओडी डिमांड कहाँ पे ज़्यादा होगी, राइट। तो सिंपल सी बात है, प्योर वाटर आपका, पोल्यूशन, इसमें कोई आपके पोल्यूटेंट्स नहीं है, तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली इसको ब्रेक डाउन कर देंगे अगर इसको ब्रेक डाउन करना होगा, राइट। तो इसमें ऑक्सीजन की डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिमांड कर रहे हैं ऑक्सीजन की, दैट इज लेस इन दीज प्योर वाटर। लेकिन पोल्यूटेड वाटर आ जाएगा, अब पोल्यूटेड है तो नेचुरल सी बात है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, तो दे रिक्वायर द मोर ऑक्सीजन, दैट इज़ वाई दिस पोल्यूटेड अगर आपके पास आ जाए केस तो इसमें आपकी बीओडी जनरली हाई रहती है। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है, हाईली पोल्यूटेड वाटर विल हैव हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। तो दिस इज क्या है, ये एक आपका एक पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। if rainforest are if rainforest and tropical forest are the lungs of the earth, ना कितनी गहरी बात कर दी, if rainforest and tropical forest are the lungs of the earth then surely wetlands function as its kidneys, which one of the following functions of wetlands best reflects the above statements। तो ये आपका एक क्वेश्चन, दिस इज आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन,
तो कुछ क्वेश्चंस वी हैव इंक्लूडेड इन आवर मॉक बूस्ट, जो आपके थोड़े क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके ICRPG में भी, राइट, फ्रॉम द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, दैट इज़ वाई वी हैव इंक्लूडेड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बताओ मेरे को कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है विच ऑफ द वन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट। वेटलैंड क्या ऐसा काम करते हैं कि हमने उनको किडनी का दर्जा दे दिया है ना। किडनी का काम क्या है? प्योरीफाई करना। द वाटर साइकिल इन द वेटलैंड्स इन्वॉल्व्स सरफेस रन ऑफ, सब सोइल परकुलेशन एंड इवेपोरेशन। कुछ मजा नहीं आया स्टेटमेंट पढ़ के, है ना, इसको होल्ड में रखते हैं, अगली बढ़ो। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। इसमें भी कुछ बनी नहीं बात किडनी की। अगला देखो, वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सोइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसमें भी कुछ बना नहीं। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। हाँ, इसमें कुछ आई बात है ना, कुछ एब्जॉर्ब किया किसी ने किडनी की तरह। तो एक्वेटिक प्लांट्स क्या काम करते हैं? दे एब्जॉर्ब द हैवी मेटल्स, राइट, एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, है ना। हैवी मेटल्स आपके जैसे मान लो आपके जैसे एक्सक्रीटा में देर आर हैवी मेटल्स प्रेजेंट, राइट, एक्सक्रीटा आ गया, फिकल मैटर, इन दीज, है ना, जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं जो आपके हैवी मेटल्स रिलीज करते हैं। और आपके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, मान लो कि आसपास कोई खेत है, वहाँ पे आपका नाइट्रेट जो है उसकी लीचिंग हुई है, तो उससे क्या हो जाएंगे आपके एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, यूट्रिफिकेशन टाइप की कंडीशंस बन जाएंगी। तो दीज एक्वेटिक प्लांट्स, इनका क्या रोल है? दे एब्जॉर्ब दीज हैवी मेटल्स, है ना, पानी को भी तो प्योर करना है। अब नेक्स्ट, तो एक्वेटिक प्लांट्स के एक अच्छा रोल इन्होंने बताया है, तो किससे थोड़ा मैच कर रहा है? किडनी से ना। दैट इज वाई wetlands function as its kidneys. D should be the right answer for this question. ओके, यहाँ पे लिखा भी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट बिकॉज दे जनरली ड्रॉ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल रही है आपको, बढ़िया। Natural wetlands have the often been referred to as the Earth's kidneys because of their high and long-term capacity to filter pollutants from the water, है ना। तो वाटर को साफ रखने में काफ़ी ज़्यादा इनका नेचुरल वेटलैंड्स का रोल है, that flows through them, hence option your D is the right answer. अगेन आपका स्टैट्स का क्वेश्चन, है ना, तो मिक्स है आपके प्रॉपर। विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी रिक्वायर्स डाटा टू बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर। तो कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी है, यहाँ पे आपको 4 दे दिए हैं, तो कौन सा है जिसको थोड़ा अप्लाई करने के पहले आप क्या करते हो? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो। बताओ, अगर मैंने कोई रो डाटा दे दिया आपको, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, अगेन 3, -1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 0 5, तो कितनी टर्म्स आ गई आपकी? एक और ले लो, 4 ले लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए सिंपल कर दोगे, सभी को आप ऐड कर दोगे, है ना। और कितनी टर्म्स आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से सिंपल यू आर डिवाइडिंग। इसमें कोई आप ज़्यादा वो नहीं कर रहे, है ना। अगर मैं मोड की बात करूँ, तो मोड में आप बोलोगे जो डाटा जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो कौन सा आया है इसमें सबसे ज़्यादा बार? बताओ। टी जो है 2 बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यू कैन फाइंड आउट द मोड ईजिली। कर लिया आपने मोड फाइंड आउट, राइट। अब मीडियन पे आ जाओ, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे? सर मीडियन तो बीच की वैल्यू होती है। चलो देखते हैं बीच की वैल्यू। चलो ये 3 आ गई यहाँ पे, ये भी 3 आ गई, और ये दीज आर द 3, है ना, ये एक आ गई, यहाँ पे भी एक आ गई, कौन सी बच गई? 2। तो आप ऐसा बोलोगे 2 इज़ द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग, राइट। तो आपका मीडियन जो है इस वे से नहीं निकालते। सबसे पहले यू हैव टू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो असेंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू -1 इज देयर, देन योर 0 विल कम, देन 1, देन 2, 3, 3, देन 4 एंड 5। हो गया आपकी 9, 3 3 6 7 8, एक कौन सी रह गई? 2 आ गई, राइट। 3 3 -1, 2 इज देयर, 2 2 बार है, एक और बार यहाँ पे 2 लिख दिया, राइट। 9 वैल्यूज। अब इसका मीडियन निकालो, 4 यहाँ पे आ गई, 4 आपकी यहाँ पे आ गई, व्हाट इज द मीडियन? चलो अगेन इसमें 2 ही आ गया मीडियन, है ना, ओके। लेकिन इसको मीडियन निकालने से पहले यू हैव टू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। डिजाइन इज आरबीडी, आरबीडी डिजाइन है। ट्रीटमेंट आपको 10 दे दी है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन 3, फाइंड द एरर, सिंपल यू कैन फाइंड आउट, t -1 r -1, 10 -1 is 9, r -1 this is 3, sorry 3 -1 this is 2, 9 2 is 18, सिंपल यू कैन फाइंड आउट। और ऐसे ही जनरली अब तो चलो आपके डिज़ाइन से क्वेश्चन नहीं आए हैं आपके 3 4 साल से, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन आए हैं दीज आर लाइक दीज सिंपल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वीड मैनेजमेंट इन द सोरगम।
है ना। तो काफ़ी भारी भरकम स्टेटमेंट मेंशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सोरगम के बारे में आपको वीड मैनेजमेंट करनी है, तो सोरगम का साइंटिफिक नेम सोरगम बाइकलोर, राइट, मोस्ट ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप, है ना, कैमल क्रॉप भी इसको बोलते हैं। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ द क्रॉप वीड कंपटीशन इज 4 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग। क्रॉप नहीं पता हमें कितना है ना, जनरली चलो 4 to 6 वीक्स मतलब 1 मंथ हो गया, ठीक है, हो सकता है, इसका होल्ड में रखते हैं। अगली स्टेटमेंट पढ़ो। एट्राजीन इज अप्लाइड एट 0.75 to 1 kg, इतना ही रेट होता है एट्राजीन का, मोस्टली एज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इन सोरगम। यार मोस्टली अब सोरगम के लिए हमारा हर्बिसाइड ही एट्राजीन है, इसको पोस्ट में अप्लाई करोगे क्या, थोड़ा कॉमन सेंस से भी बात आ जाती है। दिस इज अप्लाइड एट योर प्री इमरजेंस स्टेज, तो यहीं से आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो दिस सेकंड स्टेटमेंट विल नॉट बी योर राइट आंसर। सेकंड जहाँ पे भी है इसको जस्ट उड़ा दो, सेकंड उड़ा दी, यहाँ उड़ा दिए, यहाँ, तो आपके पास क्या आ गया 1 3 4 एंड 5। एक बार चलो पढ़ के देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ग्रीन मैन्योरिंग विद सनहेम्प हेल्प्स रिड्यूस द स्ट्राइगा स्पीसीज। स्ट्राइगा जैसे कि आपका पैरासिटिक वीड्स है ना, ग्रीन मैन्योरिंग क्या करेगी, विद द सनहेम्प हेल्प्स रिड्यूस द स्ट्राइगा स्पीसीज, राइट। तो एक तरीके का कंट्रोल मेथड आ गया आपका स्ट्राइगा स्पीसीज का, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सनहेम्प के साथ अगर आप कर दोगे ग्रीन मैन्योरिंग, राइट, तो इट विल automatically reduce the striga species. Intercropping with cowpea, pigeon pea is recommended for the weed management. Right, you can do the cowpea and pigeon pea intercropping with this sorghum. 2,4-D injury in sorghum is known as, है ना, 2,4-D से 2,4-D दिस इज योर हर्बिसाइड, ब्रॉडली फर्बिसाइड। तो ज़्यादा स्प्रे हो जाए इन दिस केस, तो एक इसमें एक इंजरी का नाम दैट इज़ अ बगी विपिंग कंडीशन, है ना, इसको ओनियन लीफिंग भी इसमें बोलते हैं। तो दैट इज रिलेटेड टू योर दिस सोरगम क्रॉप, राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा सेकंड जो है दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड। फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि 4 to 6 वीक्स जनरली आपका 1 मंथ आ जाता है, राइट। तो दिस इज योर 1/3 पीरियड, तो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। 1 3 4 5 विल बी द राइट आंसर। Okay, the critical period is 4 to 6 weeks. Atrazine is mostly used as a pre-emergence herbicide and it helps manage the striga and suppress the weeds. है ना, तो स्ट्राइगा, अच्छा मेरे को बता दो कौन सा ये पैरासाइट है, टोटल कैसा है, ये स्टेम है, रूट है, टोटल है, पार्शियल, किस टाइप का है ना। तो क्लोज ट्रिक से वी हैव कवर्ड, राइट। तो यहाँ पे आपका एस आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, आर, दिस इज द पार्शियल रूट पैरासाइट। कौन से आपके ये क्रॉप्स में आता है, इसको मेंशन करना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो अगर एक्योची डिसीज़, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें आपका एक्योची डिसीज़ से क्वेश्चन ना आए, मतलब एग्ज़ाम आपका अधूरा है। तो एक्योची डिसीज़ इन राइस इज़ ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय, सिंपल सा है, कहाँ होती है आपकी, एसिड सल्फेट सॉइल में मोस्टली, है ना, या फिर आपकी सबमर्ज कंडीशंस में। तो दिस डिसीज़ इन राइस क्या हो जाता है, इससे रूट्स जो है एकदम पूरे जल जाते हैं इससे, है ना। तो कैसे होता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन सल्फाइड एसिड कंडीशंस में रूट्स विल बी डैमेज। सो डी इज द राइट आंसर, H2S से, है ना। तो आपके कुछ दो क्वेश्चंस हैं, एक आपका हेरा डिसीज और एक आपका ये एक्यूचो डिसीज। हर एग्जाम में कोई पेपर उठा के देख लो, या तो ये होगा या तो ये जरूर पूछता है। ठीक है, तो खैरा डिसीज, जिंक की डेफिशिएंसी। अब आ गया अगेन आपका थोड़ा लेटेस्ट, ऑल्दो ये हमने PYQ में भी कवर करा है, राइट, एज अ बोनस क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज रिलीज्ड बाय द ICR। कौन सी ऐसी जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज हैं, दीज आर द योर DRR धान 100 कमला और पूसा DST राइस 1। फर्स्ट ऑप्शन दिस इज द राइट आंसर। ये तो जीनोम एडिटेड है, मतलब इसमें क्या करा है, एडिटिंग करी है, बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल नहीं लाए, सिंपल उसी में क्या करा है, राइस जो इसकी वैरायटी थी, तो द क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी वी हैव एडिटेड द दिस जीन्स। ओके, यहाँ पे आपके जीन्स थे, यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा क्या करा, कट कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पे उठा के डाल दिया, है, नई वैरायटीज बन गई आपकी, सिंपल दैट एज लाइक। कार्डिनल टेम्परेचर फॉर द वीट। अब कार्डिनल टेम्परेचर हर साल देख लेना यार, कार्डिनल टेम्परेचर से किसी भी क्रॉप से क्वेश्चन बन जाता है, जनरली सीरियल से बनता है। तो वीट का बता दो क्या आएगा कार्डिनल टेम्परेचर, है ना। ऑप्शन देख लो, सबसे पहले वीट सोचो कैसी क्रॉप है, दिस इज योर रबी क्रॉप, तो रबी में तो टेम्परेचर कम जाएगा, तो 10 से 12 है, 3 से 4.5, 3 से 4.5, 8 से 10, सिंपल सी बात है, 10 से 12 तो यार हो ही नहीं सकता, है ना, थोड़ा इससे कम ही जाएगा मिनिमम। जो आप पहला देखते हो वो क्या है, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द
मिनिमम टेम्परेचर, और ये क्या है आपका, दिस इज द ऑप्टिमम, बीच का मिडल, एंड दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, राइट, जो आपका फ्लावरिंग के टाइम जाएगा, सॉरी सोइंग के टाइम ये आपका, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द ऑप्टिमम, और जैसे जैसे ठंड का मौसम आएगा आपका मिनिमम। 10 से 12, 0 से 32, अब बताओ क्या आएगा इसका वीट का, क्या होता है? 10 से 12 तो हो नहीं सकता, 3 से 4.5, 20 से 25, 30 से 32, राइट आंसर फॉर दिस इज बी, है ना, 3 से 4.5, 20 से 25, एक बार चेक कर लेते हैं, राइट, दिस इज द वीट। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपके 6 क्रॉप्स के, इसी से हर साल आपसे क्या बना है, क्वेश्चन बना है, तो प्लीज़, और एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज़ है यहाँ पे मेंशन है, कोई ऐसे गलत वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो प्लीज़ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको रोज़ या तो वॉल में चिपकाओ, जहाँ भी चिपकाओ ना, इसको पढ़ना है, राइट। याद करने का तरीका काफ़ी सिंपल है, राइस से स्टार्ट करते हैं, राइट, वी आर स्टार्टिंग विद द राइस। तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस इसका मिनिमम जाता है, ऑलवेज रिमेंबर, मिनिमम कितना जाएगा राइस का, 10 to 12, है ना, थोड़ी खरीफ की क्रॉप है तो इतना कम भी नहीं चला जाता। देन 30 to 32 कितना जाएगा इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम, यार खरीफ की है तो मैक्सिमम तो थोड़ा खतरनाक जाएगा, तो 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। वीट का देखो, अब रबी की क्रॉप है, थोड़ा कम जाएगा, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका ऑप्टिमम है राइस का, दिस इज द मैक्सिमम फॉर द वीट, राइट, जिसका ऑप्टिमम है वो इसका मैक्सिमम है, सेम वैल्यूज 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो ऑप्टिमम आएगा वीट का, डेट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, मेज की बात कर लो, तो मेज में कितना है, चलो मेज से पहले एक बार बारले की बात करते हैं ना, बारले क्योंकि वीट के साथ आ जाएगा, तो बारले को देखो, सेम एज लाइक वीट, 3 to 4.5 डिग्री सेल्सियस, ओके, एंड ऑप्टिमम इज, इसका ऑप्टिमम फिक्स है, डेट इज 20, वीट का तो फ्लक्चुएट कर रहा है 20 to 25, बारले का याद रखना इट इज फिक्स्ड 20 डिग्री सेल्सियस। और जो मैक्सिमम जाता है ना भाई, इसका राइस से भी खतरनाक चला जाता है, राइस से भी ऊपर 38 to 40 डिग्री सेल्सियस, राइट, राइस का जो 36 से 38 रहता है, तो इससे दो दो बढ़ा दो, +2 कर दो इसमें, है ना, +2 इसमें भी, इसमें +2 कर दिया, 38 to 40 डिग्री सेल्सियस। अगेन मेज की बात करो, अब मेज का 8 to 10, 30 to 35, है ना, और 40 to 44 डिग्री सेल्सियस फॉर द मेज। टोबैको का जनरली पूछा नहीं जाता, अभी पूछा नहीं गया टोबैको और शुगर बीट का, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न टोबैको 3 to 14 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्या पता एनटी वाली वीडियो देख रहे हो और यही पूछ ले, तो इसको भी लर्न करो, 3 to 14 डिग्री सेल्सियस, 27 to 33, है ना, एग्जैक्ट बात करोगे तो 28, और आपका 35, दिस इज द मैक्सिमम फॉर दिस। शुगर बीट की बात करो, लास्ट आपका यही लर्न करनी है ना, ज़्यादा नहीं, ऐसा सारी क्रॉप्स का लर्न करने चलो, दीज आर द इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव पिक दीज, तो यहीं से बनेगा और कहीं से नहीं बनता, 4 to 5, 25, and this 28 to 30, right? So these are the temperatures. Screenshot अगर आपने नहीं लिया है, again you can take the screenshot, right? तो ये थे आज के हमारे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक्स, राइट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ अगर किसी को भी क्वायरी आ रही कहीं भी, सिंपल आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड वी द टीम ऑफ एग्री एडिट विल हैप्पी टू असिस्ट यू। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ लेक्चर्स में, राइट, आगे आगे आपके थोड़े लेक्चर्स आएंगे, तो ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।